नमस्ते बच्चों। बाल अध्ययन प्रणालियाँ हम लोग पढ़ रहे हैं। बाल अध्ययन विधियाँ जिन्हें हम कहते हैं वो हम पढ़ रहे हैं। 10 भाग हम पढ़ चुके हैं। पिछले भाग में हमने प्रश्नावली विधि के बारे में पढ़ा था और इस भाग में हम पढ़ेंगे परीक्षण विधि के बारे में। यह है भाग 11। परीक्षण विधि या मनोमिति विधि, इसे टेस्ट मेथड या साइकोमेट्रिक मेथड भी कहा जाता है। वेस्ट के अनुसार मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक उपकरण है जिसे मानव व्यवहार के किसी पक्ष के मापन एवं गणना के लिए तैयार किया जाता है। फिर से मैं बताती हूँ बच्चों, ध्यान से सुनिए। वेस्ट ने कहा है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक ऐसा उपकरण होता है जो कि मानव व्यवहार के किसी पक्ष के मापन और गणना के लिए तैयार किया जाता है, क्योंकि मानव व्यवहार के कई सारे पक्ष और कई सारे पहलू हैं। तो उनमें जिस भी पक्ष का अध्ययन करना है उसके मापन एवं गणना के लिए इसे तैयार किया जाता है। बच्चों, सरल शब्दों में हम अगर कहें इसे, तो यह वह मनोवैज्ञानिक परीक्षण है या मनोवैज्ञानिक परीक्षण वह उपकरण है जिसे विशेष वैज्ञानिक विधि से या वैज्ञानिक ढंग से तैयार करते हैं और जिसकी सहायता से व्यवहार के कुछ पहलुओं का मापन करते हैं। बात समझ में आई बच्चों? अभी हम बात कर रहे हैं परीक्षण विधि और मनोवैज्ञानिक परीक्षण विधि, है ना। मनोवैज्ञानिक परीक्षण विधि वह उपकरण है जिसे विशेषज्ञ वैज्ञानिक ढंग से तैयार करते हैं। ठीक है, बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया जाता है ताकि इसमें बिल्कुल भी गलती की गुंजाइश ना रहे और उसकी सहायता से व्यवहार के कुछ पहलुओं को मापा जाता है, उनका मापन करते हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा भी व्यक्तियों के व्यवहार के कुछ विशिष्ट और विभिन्न पहलुओं को नापा जाता है, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं बच्चों कि एक व्यक्ति के व्यवहार के कई सारे पहलू होते हैं और अलग अलग पहलुओं को नापने के लिए इसको काम में लिया जाता है। यह जो परीक्षण होता है मानकीकृत होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, विश्वसनीय होता है और वैध होता है। और कुछ मनोवैज्ञानिक परिणाम जैसे कि बुद्धि परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षाएं, व्यक्तिगत परीक्षण आदि ऐसे नाम हैं जो कि इस प्रकार के परीक्षण कहलाते हैं या मनोवैज्ञानिक परीक्षण या परीक्षण विधियों के अंतर्गत आते हैं। तो अब आप ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि परीक्षण विधि वह विधि है जिसमें कि मानव व्यवहार के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है बच्चों, और बहुधा मनोवैज्ञानिक में बुद्धि परीक्षण अभिवृत्ति और व्यक्तिगत परीक्षण अभिवृत्ति का उपयोग अधिक किया जाता है। बच्चों, व्यक्तिगत परीक्षण में समायोजन सूची, चिंता मापनी, यानी कि समायोजन सूची से मतलब समझ रहे हैं, कोई बच्चा किस हद तक एडजस्टमेंट कर पाता है उसकी एक सूची या इन्वेंट्री बनाई जाती है, उसको समायोजन सूची कहा जाता है। एक होता है चिंता मापनी, जिसे एंजाइटी स्केल कहा जाता है कि किसी बात को लेकर के या किसी भी एक चीज़ को लेकर के किसी बच्चे में कितनी चिंता हो सकती है, तो एंजाइटी स्केल के द्वारा, चिंता मापनी के द्वारा उसे मापा जाता है। इसके अलावा एक होता है रुचि प्रपत्र, जिसे कि हम इंटरेस्ट रिकॉर्ड कहते हैं। उसके बच्चे की रुचियों को बहुत अच्छे से समझने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो किसी भी समस्या के अध्ययन से इन परीक्षणों के प्रयोगों से पूर्व देख लिया जाता है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण का प्रयोग जिन अध्ययन इकाइयों पर किया जा रहा है उनके लिए परीक्षण उपयुक्त है या नहीं। क्योंकि बच्चों, ये चीज़ जाननी बहुत अधिक ज़रूरी है कि ये जो परीक्षण हम काम में लेने जा रहे हैं, क्या ये परीक्षण उपयुक्त है उनके लिए जिन पर कि हम इसका उपयोग करने जा रहे हैं। तो परीक्षण का उपयुक्त होना बहुत अधिक ज़रूरी है। इसी प्रकार बच्चों, क्या होता है कि परीक्षण को जब हम चुनें उसके पहले परीक्षण की विश्वसनीयता और वैधता को भी जांचना आवश्यक हो जाता है। और जो उच्च अध्ययन होते हैं उनमें केवल अधिक विश्वसनीय और वैध परीक्षणों का ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि कोई फायदा नहीं है अगर हमारे मिलने वाले परीक्षण या हम जो करने वाले परीक्षण है उसकी विश्वसनीयता अगर क्वेश्चन मार्क लगाती है तो कोई मतलब नहीं होता है ऐसे अध्ययन से।
तो इस प्रकार के परीक्षण को करने से पहले दो चीज़ों को जान लेना बच्चों ज़रूरी होता है। कौन सी पढ़ी थी हमने पहली चीज़ थी कि जिन अध्ययन इकाइयों पर मनोवैज्ञानिक परीक्षण का प्रयोग किया जा रहा है, क्या ये परीक्षण उनके लिए उपयुक्त है या नहीं। और दूसरी हमने पढ़ी थी कि इस प्रकार के परीक्षण को चुनने से पहले परीक्षण की हमें क्या करनी चाहिए, विश्वसनीयता और वैधता को जांच लेना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में मापन के लिए कई प्रकार के परीक्षणों का निर्माण भी किया गया और विकास भी किया गया। गुडेनफ ने परीक्षण का निर्माण किया और बालकों की बुद्धि विकास का अध्ययन किया। उन्होंने जो निर्माण किया, ड्रॉ अ मैन, उसका नाम है ड्रॉ अ मैन, ऐसे परीक्षण का निर्माण किया जिससे कि वो बालकों के बुद्धि विकास का अध्ययन करते थे। बालकों के व्यवहार के अध्ययन के लिए गैसेल ने 1925 में कई अनुसूचियों का निर्माण किया था। इसके द्वारा जो अनुसूचियां बनी थी, दो अनुसूचियां उन्होंने बनाई थी, एक इन्फेंट शेड्यूल और एक प्री स्कूल शेड्यूल। दोनों ही बहुत उपयोगी समझी जाती है बच्चों। इसी तरह से वैशलर ने 1949 में बालकों के लिए एक बुद्धि परीक्षण का निर्माण और प्रमापीकरण किया, जिसमें कि 5 से 15 वर्ष की बच्चों की आयु की बुद्धि का मापन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो 5 से 15 वर्ष के आयु के बच्चों के बुद्धि मापन के लिए जो बुद्धि परीक्षण का निर्माण और प्रमापीकरण किया, वो वैशलर ने 1949 में किया था। सी जोशी और आर त्रिपाठी ने 1967 में बालकों की बुद्धि को मापने के लिए एक ऐसा टेस्ट का निर्माण किया बच्चों, जो कि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहलाता था। और कैटिल ने हाई स्कूल व्यक्तिगत प्रश्नावली HSPQ का निर्माण किया, जो कि व्यक्तित्व को नापने के लिए होती है, क्योंकि व्यक्तित्व के कई सारे पहलू होते हैं। उन सारे पहलुओं को नापने के लिए और 11 से 18 वर्ष के बच्चों के व्यक्तित्व को नापने के लिए कैटिल ने 1956 में HSPQ का निर्माण किया था। और इस मापनी से बच्चों, ये जो मापनी की मैं बात बता रही हूँ, इससे व्यक्तित्व की विशेषताओं का मापन किया जाता था और उनको समझा जाता था। लाल ने 1968 में अर्ली स्कूल पर्सनैलिटी क्वेश्चनियर निर्मित की थी, जो कि अर्ली स्कूल से मतलब समझ रहे हैं 7 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए। और वो क्या करती थी, बच्चों के व्यक्तित्व का और शिल्प का मापन उसके द्वारा किया जा सकता था। इसी तरह से DN श्रीवास्तव और VP बंसल ने 1975 में किशोरों की व्यावसायिक और शैक्षिक रुचियों के मापन के लिए, बात समझ रहे हैं बच्चों, ध्यान से सुनिए, किसके लिए, व्यावसायिक और शैक्षिक रुचियों का मापन, यानी कि वोकेशनल इंटरेस्ट रिकॉर्ड और एजुकेशनल इंटरेस्ट रिकॉर्ड विकसित किया। और इससे रुचि प्रपत्रों को बनाया गया और उनका मानकीकरण किया गया। स्कूल और कॉलेज के जो बच्चे होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, उनके समायोजन में, मतलब किस प्रकार से समायोजन करते हैं अपनी सामाजिक ज़िंदगी में, अपनी पारिवारिक ज़िंदगी में, स्कूल के माहौल में, अलग अलग जगह, तो स्कूल और कॉलेज के माहौल में तो हिंदी और अंग्रेजी भाषा दोनों में अलग अलग समायोजन मापनी बनाई, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था। और मानकीकरण किया उसका DN श्रीवास्तव ने। इन्होंने DN श्रीवास्तव ने ही एक चिंता मापनी एंजाइटी स्केल, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, उसका भी निर्माण और मानकीकरण किया है, जिससे कि हाई स्कूल और जो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, उनकी चिंता का मापन किया जाता है। अब हम आते हैं बच्चों इसकी लाभ और हानियों पर। परीक्षण विधि के लाभ। बच्चों, जैसा कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण है, इनका उपयोग प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि जीवन के हर पहलू में, किसी भी पहलू को आप उठा करके देख लें, हर पहलू में इन परीक्षणों का उपयोग होता है। फिर बच्चों, चाहे वो वैयक्तिक भिन्नताएं, जो कि व्यक्ति से व्यक्ति के बीच में जो भिन्नताएं होती है ना, उसे हम कहते हैं वैयक्तिक भिन्नताएं। फिर चाहे वो वैयक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन हो, चाहे सामूहिक अध्ययन हो, दोनों ही प्रकार के में, और या हम कहें सभी प्रकार के क्षेत्रों में यह परीक्षण उपयोगी है। तो व्यक्तिगत भिन्नता और समूहों का अध्ययन, दोनों ही प्रकार से जीवन के प्रत्येक पहलू के परीक्षण का अध्ययन के लिए ये विधि उपयोगी होती है।
बच्चों, इन परीक्षणों की सहायता से, जो कि हम परीक्षण की बात कर रहे हैं, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, इनकी सहायता से कम समय में और अधिक से अधिक लोगों का अध्ययन संभव होता है। यानी कि कम समय में कर रहे हैं लेकिन अधिक लोगों का अध्ययन इसमें संभव होता है। जैसा कि हमने पहले बात की थी, क्योंकि मनोवैज्ञानिक जो विधियां होती है, परीक्षण विधियां होती है, वो विश्वसनीय तथा वैध होनी ही चाहिए और उन्हीं का ही प्रयोग किया जाता है। तो विश्वसनीय तथा वैध प्रदत्त सामग्री ही एकत्र नहीं की जा सकती, परंतु मतलब सामग्री तो हम विश्वसनीय और वैध एकत्रित कर सकते हैं बच्चों, लेकिन साथ ही परिणाम भी इससे जो हमें प्राप्त होते हैं वो विश्वसनीय होते हैं और शुद्ध भी होते हैं। तो ये हमने पढ़े थे परीक्षण विधि के लाभ, यानी कि परीक्षण विधि का जो व्यवहार के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन है, तो वो इसके साथ साथ व्यक्तिगत भिन्नता का और सामूहिक अध्ययन दोनों के लिए उपयोगी है। कम से कम समय में अधिक से अधिक लोगों का अध्ययन इसके द्वारा संभव है। इसमें परीक्षण तो विश्वसनीय और वैध होता ही है और साथ में जो मिलने वाले परिणाम होते हैं वो भी वैध होते हैं। ये हमने बात की बच्चों अभी परीक्षण विधि के लाभ की। अब हम बात करेंगे परीक्षण विधि की हानियां। परीक्षण विधि की क्या हानियां हैं? इन परीक्षणों के द्वारा व्यवहार के केवल कुछ ही पहलुओं का अध्ययन हम कर सकते हैं। बात समझ रहे बच्चों? व्यवहार के केवल कुछ पहलुओं का ही अध्ययन हम कर सकते हैं, सभी पहलुओं का अध्ययन इसमें नहीं किया जा सकता। ठीक है। दूसरा इसका दोष है कि बहुधा परीक्षण व्यवहार के जिस पहलू को नापने के लिए बनाया गया है उसका सही ढंग से मापन नहीं कर पाता है। यानी कि जिस व्यवहार के पहलू के लिए स्पेशली इस विधि को बनाया गया, इसका निर्माण किया गया, लेकिन कई बार फिर भी ये सही ढंग से उसका मापन नहीं कर पाता है। और कुछ परीक्षण इसमें ऐसे होते हैं, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में कुछ परीक्षण ऐसे होते हैं जिनका बच्चों मूल्यांकन करना बहुत कठिन हो जाता है और मूल्यांकन का ढंग भी बहुत कठिन और विचित्र होता है, जो कि कई बार अध्ययनकर्ता को परेशानी में भी डाल देता है। इसके अलावा भाषा और आयु की कठिनाई के कारण इन परीक्षणों का प्रयोग सभी व्यक्तियों पर सरलता से नहीं किया जा सकता। परीक्षण तो बने हैं लेकिन कई बार आयु सीमा के कारण, कई बार भाषा की समस्या के कारण अच्छी तरह से इस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो बच्चों, आज हमने बात की परीक्षण विधि, जिसे कि हम मनोमिति भी कहते हैं, मनोमिति विधि, उसके बारे में। और ये क्या करती है यह विधि कि ये एक ऐसे प्रकार का उपकरण होती है जो कि मानव व्यवहार के किसी भी पक्ष के मापन और गणना के लिए तैयार की जाती है। यानी कि ये मानव व्यवहार के कुछ पहलुओं का मापन करती है, उनका अध्ययन करती है। जनरली हमने माना है कि इससे जो मिलने वाले परिणाम होते हैं वो मानकीकृत होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं, विश्वसनीय होते हैं और वैध होते हैं। और कुछ परीक्षण जो मैंने आपको बताए थे, जैसे कि बुद्धि परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण, व्यक्तिगत परीक्षण इत्यादि का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। और फिर मैंने आपको बताया था कि कई प्रकार के परीक्षणों का निर्माण इसके लिए किया गया है। बच्चों, मैं आपसे कहूँगी कि जो भी मैंने आपको बताया है आप उसे लिखें, समझें। मैं साथ में आपको नोट्स भी देती रहूँगी, तो आप उसकी भी तैयारी अच्छे से करते रहें। उसके बाद हमने लाभ और हानियाँ पढ़ी। ये सभी प्रकार के, चाहे व्यक्तिगत अध्ययन हो, सामूहिक अध्ययन हो, सभी के लिए उपयोगी होता है। विश्वसनीय और वैध सामग्री तो मिलती ही है, साथ में परिणाम भी शुद्ध प्राप्त होता है। लेकिन बच्चों, इसकी सबसे बड़ी सीमा ये होती है कि मानव व्यवहार के कुछ ही पहलुओं का अध्ययन ये कर पाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसकी लाभ और हानियाँ पढ़ी थी। अब हम अगली बार पढ़ेंगे वैयक्तिक इतिहास विधि। धन्यवाद।